पार्ट 5 एल्किड रेजिन्स। आज हम एल्किड रेजिन्स के बारे में आपको बताते हैं। एल्किड रेजिन जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिन, और इसको हम लोग वर्क हार्स भी कहते हैं। क्यों इसको वर्क हार्स कहते हैं? क्योंकि ये करीब जितनी भी पेंट इंडस्ट्रीज हैं उसके अंतर्गत इस्तेमाल और उनके द्वारा यूज की जाने वाली रेजिन है। जितनी भी रेजिन किसी पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है उसमें करीब 50 से 60% रेजिन अकेले एल्किड रेजिन इस्तेमाल होती है। और ये करीब आज से 100 साल पहले, आप देखिएगा 1927 में, अर्थात 95 ईयर्स बैक जो है इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया था। तो इतनी पुरानी ये रेजिन है, समय समय पर इसका मॉडिफिकेशन होता रहा। उसके बावजूद भी आज ये रेजिन इस्तेमाल करने वालों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेजिन है। ये तो थोड़ा सा कुछ ऐसा रहा कि पोल्यूशन की वजह से हमारा वाटर बेस्ड सिस्टम आ गया, तो एक्रिलिक वगैरह आ जाने से जो घरों वरों में हम लोग इस्तेमाल करने लगे, ये एक्रिलिक बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करने लगे। अदरवाइज एल्किडी रेजिन का हम लोग इस्तेमाल करते थे। इसकी कई वजह है इतनी वर्सेटाइल होने की। इसका एक्सटेंसिव यूज होता है मेनली ड्यू टू कास्ट। एक तो इसकी कास्ट जो है कंफर्टेबल कास्ट होती है, बजटरी कास्ट होती है जो आपके बजट को मीट आउट करती है। और दूसरा जो है इसमें वर्सेटिलिटी होती है, ये इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल होती है, इतने रॉ मटेरियल में वेरिएशन इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इसकी वर्सेटिलिटी बढ़ जाती है। इसको हमें जहाँ पर बेकिंग सिस्टम में इस्तेमाल करना है तो हम मॉडिफाई कर लेते हैं, एयर ड्राइंग सिस्टम में इस्तेमाल करना है तो हम मॉडिफाई कर ले हैं, लेकर में करना है तो हम मॉडिफाई तो इस प्रकार इतना मॉडिफिकेशन इसका हो जाता है कि ये करीब करीब ऑलमोस्ट सभी एरिया में ये इस्तेमाल होती है। तो वर्सेटिलिटी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह पर होता है और ये काफ़ी यूजेबल रेजिन है आपका। वुड में, ऑटोमोबाइल में, जैसे कार की बॉडी के ऊपर भी एक एल्किड एमिनो सिस्टम है, और आज भी वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम अप्लाई किया जाता है, एल्किड एमिनो सिस्टम। आज से 20 साल 25 साल पहले एकमात्र यही चलता था, एल्किड एमिनो सिस्टम। लोग आज भी उसको बहुत पॉपुलरली जानते हैं। मेटल पर इस्तेमाल होती है, आर्किटेक्चरल कोटिंग में, घरों वरों में इस्तेमाल। आज भी जहाँ पर ग्लास की जरूरत पड़ती है, चमक की जरूरत पड़ती है, जब बिल्डिंग के अंदर किसी कमरे के अंदर आपको चमक की जरूरत पड़ती है तो इसी रेजिन को हम लोग याद करते हैं। प्रिंटिंग इंक के अंदर ये इस्तेमाल होती है। तो देखिए एल्किड जो है ये अच्छी खासी इस्तेमाल होने वाली एक रेजिन है। अभी देखिए एल्किड वर्ड आया कहाँ से। एल्किड वर्ड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एल्किड वर्ड आपका एल्कोहल से एल लिया, एल, और एसिड से ये सिड लिया था, और इसी सिड को बाद में जो है लैटिन वर्ड में इसको किड कहा गया। तो ये दोनों वर्ड एल और किड, ये दोनों मिलकर के एल्किड का डेरिवेशन हुआ था। तो इस प्रकार आप बेसिकली देखेंगे तो दिस इज अ रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, अर्थात एल्कोहल और एसिड, पॉलीबेसिक एसिड, इनका ये रिएक्शन प्रोडक्ट होता है। लेकिन और ये रिएक्शन आपका कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। लेकिन जब देखा गया शुरू में जब इसको बनाया गया था तो एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीबेसिक एसिड जब रिएक्शन करवाया गया तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना उसके अंतर्गत ब्रिटिलनेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और तो इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हमने इसके अंतर्गत आयल डाल दिया। तो अब हुआ क्या, तो ओवरऑल एल्किड को हम लोग इस तरीके से जानेंगे, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। एल्किड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीबेसिक एसिड एंड आयल और फैटी एसिड। आप लोग जानते होंगे कि आयल अपने आप में इससे रिएक्शन वैसे डायरेक्ट नहीं करता है जब तक कि हम लोग उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप खाली ना कर दें। अर्थात जो हमारा रिएक्शन होता है आयल में वो फैटी एसिड की वजह से होता है। तो फैटी एसिड या आयल, इन दोनों में से जो भी हमें मिल जाता है, कैसे इसका रिएक्शन होता है ये आगे हम आपको बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप ये मान करके फैटी एसिड एंड आयल ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अबाउट 95 to 96% फैटी एसिड इज प्रेजेंट इन एनी आयल। किसी भी आयल में 95 से 96% फैटी एसिड्स आपके होते हैं, ठीक है। इसलिए चाहे आयल इस्तेमाल करें चाहे फैटी एसिड इस्तेमाल करें, ये हम आगे चल के आपको। तो ओवरऑल रॉ मटेरियल जो हमारा होता है वो इसमें क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, पॉलीआल्स, पॉलीबेसिक एसिड्स हो गए, और ट्राइग्लिसराइड ऑफ आयल्स, ये आयल हो गए, या मोनोबेसिक फैटी एसिड्स आपके हो जाते हैं, ठीक है। मोनोबेसिक फैटी एसिड जैसे कि आपका लिनोलिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, ओलिक एसिड हो गया, ये फैटी एसिड्स ही हैं। मोनोबेसिक एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और कुछ मोनोबेसिक ऐसे एसिड्स लेते हैं जो फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, अदर देन फैटी एसिड, जैसे
रोजिन में भी आपको पता होगा एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है रोजिन या अबाइटिक एसिड में, और बेंजोइक एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास एसिड होते हैं जिसमें कि केवल एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, वो फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। तो ये भी एक रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन एक चीज ध्यान लीजिएगा कि इसके बगैर तो काम चल जाएगा, लेकिन इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये आपका डालना जरूरी है, तभी वो एल्किड कहलाएगा। तो एल्किड में ये 3 मेजर कंपोनेंट है, ये आपका ऑप्शनल है, ये डाले या ना डाले, कहीं पर कुछ प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए हम लोग इसको डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका एल्किड के बेसिक रॉ मटेरियल हो गए। अब आप एक एक रॉ मटेरियल को जरा ध्यान से समझिएगा, जिसकी वजह से इसकी वर्सेटिलिटी हमें समझ में आएगी। देखिए, पॉलीआल्स के अंतर्गत, पॉलीआल्स का मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हों, उनको हम लोग पॉलीआल्स कहेंगे। तो इसमें इथाइलिन ग्लाइकाल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकाल, इस तरीके से ये इतने सारे पॉलीआल्स हैं, इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो मुख्यतः इस्तेमाल, जो सबसे पॉपुलर इस्तेमाल होने वाला है, एक तो आपका ग्लिसरॉल है, और दूसरा सबसे नीचे जो आपका ये पेंटाएसिटॉल दिया हुआ है, ये है। ये 2 ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, बाकी के कुछ विशेष प्रॉपर्टी की वजह से इस्तेमाल करते हैं। सपोज करिए कि आपने डाइइथाइलिन ग्लाइकाल का इस्तेमाल किया। अब इसकी अगर चेन देखेंगे तो एक लीनियर चेन होने की वजह से ये आपके प्रोडक्ट के अंतर्गत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पेंटा क्यों इस्तेमाल करते हैं? पेंटा में देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होने से ये आपका कॉम्पैक्टनेस या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या क्रॉस लिंकिंग ज्यादा डेवलप करेगा, अर्थात ये थर्मोसेटिंग कैरेक्टर देने की इसके अंतर्गत क्षमता होती है। वैसे ये रेजिन आपकी थर्मोसेटिंग ही रेजिन होती है, थर्मोप्लास्टिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो भी इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल की अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी उसके अंतर्गत कंट्रीब्यूट होती है। तो हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे सपोज करिए कि अगर आपको किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल करो, जैसे कार की बॉडी पर आपको इस्तेमाल करना है, तो फास्ट ड्राइंग आपको चाहिएगा। तो फास्ट ड्राइंग में हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि पेंटा को हम लोग डाल दें। ठीक है, अगर थोड़ा सा स्लो ड्राइंग है, कंफर्टेबल है, ग्लिसरॉल को डालते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल के अंदर दूसरी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और स्लो चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए, तो हम लोग डाइइथाइलिन ग्लाइकाल या इथाइलिन ग्लाइकाल में आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में ये इनके गुण देखिए। ग्लिसरॉल इज ट्रेडिशनली पॉलीऑल, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पेंटाएसिटॉल इज मोस्ट कॉमन इन लॉन्ग आयल एल्किड, मोर क्रॉस लिंकिंग देता है देन ग्लिसरॉल। ठीक है, लॉन्ग आयल एल्किड, ये लॉन्ग आयल क्यों कह रहे हैं ये आगे हम आपको बता रहे हैं ना। पेंटाएसिटॉल बेस्ड एल्किड है, हायर विस्कोसिटी ज्यादा होती है क्योंकि क्रॉस लिंकिंग ज्यादा होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 4 होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाता है, तेजी से सूखेगी क्रॉस लिंकिंग की वजह से। हार्डनेस अच्छी होती है, ये भी क्रॉस लिंकिंग की वजह से। ग्लास अच्छा होता है, और ग्लास रिटेंशन भी अच्छा होता है। ग्लास रिटेंशन मतलब एक बार पेंट लगा दिया, सूख गया, सूखने के बाद से महीने भर बाद, 2 महीने बाद भी अगर हम उसका ग्लास चेक करेंगे तो उसका ग्लास अच्छा रहेगा। दैट इज कॉल्ड ग्लास रिटेन कैसे करती है कुक फिल्म। ठीक है, बेटर हीट रेजिस्टेंस इसके अंतर्गत हो जाता है कंपेयर टू ग्लिसरॉल। येलोइंग जो है इसकी ये बेटर हो जाती है, इतनी येलोइंग नहीं होती है। केमिकल एंड वाटर रेजिस्टेंस इसका अच्छा हो जाता है, और ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी हो जाती है। तो ये सब प्रॉपर्टी इसकी इंप्रूव कर जाती है अगर हम लोग पेंटाएसिटॉल डालते हैं तो। हाई फंक्शनलिटी की वजह से पेंटाएसिटॉल में हाई रिएक्टिविटी ये देता है, अर्थात इसमें जेलेशन आपका फास्ट हो जाता है, जेल ये फास्ट कर जाएगा रिएक्शन के दौरान। एक तो ये इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है, तो इसलिए इसको नॉट यूज इन शॉर्ट और मीडियम आयल एल्किड। इसको हम लोग वहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं जहाँ पर कि आयल की क्वांटिटी कम होती है, अर्थात शॉर्ट और मीडियम आयल एल्किड को आमतौर पर हम लोग बेकिंग कोटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग कोटिंग जब हम लोग बनाएंगे, बेकिंग टाइप की एल्किड जब बनाएंगे, तो उसमें हम लोग पेंटाएसिटॉल को नहीं यूज करते हैं। या अगर इसको कभी हमें यूज भी करना पड़ता है तो हम थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकाल के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकाल में 2 हाइड्रोक्सिल हो गए, पेंटाएसिटॉल में 4 हाइड्रोक्सिल हो गए, दोनों मिला के एवरेज आपका 3 दे देता है। फंक्शनलिटी ऑफ पेंटाएसिटॉल कैन बी रिड्यूस लोअर फंक्शनलिटी पॉलीऑल। इथाइलिन ग्लाइकाल के साथ, जैसे भी हमने आपको बताया कि इसकी फंक्शनलिटी को हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं जिससे कि ये जेल ना करें। आर बाय रिएक्टिंग विथ मोनोबेसिक एसिड के साथ भी इसका कोई ग्रुप जो है रिएक्ट करके ब्लॉक कर सकते हैं। वे स्लो ड्राइंग आयल फैटी एसिड्स लाइक टॉल कॉटन सीड्स आर यूज।
जैसे कि फैटी एसिड्स को ले लीजिए, कॉटन सीड वगैरह का फैटी एसिड्स वगैरह, उसके साथ इसको आप चाहें तो ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा ग्लिसरॉल जो है ये काफ़ी महंगा हो जाता है। जब ग्लिसरॉल महंगा हो जाता है तो ग्लिसरॉल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पेंटाएसिटाल और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। 1 मोल पेंटाएसिटाल और 1 मोल इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसमें 4 आपका हाइड्रॉक्सिल हो गया, इसमें 2 हाइड्रॉक्सिल हो गया, और ये 2 मोल हाइड्रॉक्सिल का मतलब इसमें 2 × 3 अर्थात ये 6 हाइड्रॉक्सिल हो गया। तो इस प्रकार 4 + 2 ये भी आपका 6 हो जाता है और ये आपका 6 है। तो इस प्रकार ये बराबर हो जाता है, और उसकी प्रॉपर्टी को, यद्यपि एग्जैक्ट उसकी प्रॉपर्टी ग्लिसरीन वाली नहीं आ पाती है, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक जो है वो प्रॉपर्टी प्राप्त कर लेता है। अब हमारा आ गया पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, पॉलीबेसिक एसिड में देखिए हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप हो, एडिपिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्यूमरिक एसिड वगैरह हुआ, ये सब को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैलिक एनाइड्राइड हो गया, आइसोथैलिक एसिड हो गया, थैलिक एनाइड्राइड, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इसके अंतर्गत जो पॉलीबेसिक एसिड है, दिस इज थैलिक एनाइड्राइड। ठीक है, बाकी की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सक्सेनिक एसिड को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एक लीनियर चेन है, तो इस प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देगा कोटिंग के अंतर्गत। तो ये अब ऊपर देखिए आप एडिपिक एसिड, इसमें आपका CH2 4 है और एजिलिक एसिड में आपका 7 है, तो अर्थात इसमें और भी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें कोई प्रोडक्ट कहाँ इस्तेमाल करना है, एंड यूज उसका क्या है, उसके हिसाब से हम लोग रॉ मटेरियल का सिलेक्शन कर लेते हैं। यही इसकी वर्सेटिलिटी है कि रॉ मटेरियल के हिसाब से हम एंड प्रोडक्ट जो है डिजाइन कर सकते हैं। और लेकिन इन जनरल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो एसिड है ये थैलिक एनाइड्राइड है, जिसको शॉर्ट में हम आगे चल करके PA के नाम से कॉल करेंगे, और पेंटाएसिटाल को P के नाम से। पॉलीबेसिक एसिड्स के अंतर्गत देखिए, जैसे हमने बताया थैलिक एनाइड्राइड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कास्ट इसकी कम हो जाती है, अवेलेबिलिटी भी ये काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, और वर्सेटिलिटी होती है इसमें भी, इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, वाटर इवोल्यूशन इज लो। थैलिक एनहाइड्राइड है ना, तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी निकला हुआ है, एक ही वाटर मॉलिक्यूल तो ये निकालेगा किसी उससे प्रोडक्ट से। तो इस प्रकार पानी का निकलना जो है वो कम हो जाता है, और पानी क्या करता है, रिएक्शन को रेजिस्ट करता है, रिएक्शन होने नहीं देता अगर एक्सेस पानी रहेगा, या ये बैक रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है इससे। तो इसलिए पानी कम से कम हमारा निकले रिएक्शन में, इस तरीके के रॉ मटेरियल को हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर थैलिक एनाइड्राइड वन ऑफ द रॉ मटेरियल इन दैट कैटेगरी। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखला रखा है, थैलिक एनाइड्राइड और ग्लिसरॉल, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो गया, तो 3 जगह थैलिक एनाइड्राइड आपका जा सकता है। यहाँ पर देखिए ये आपका ग्लिसरॉल हो गया, और थैलिक एनाइड्राइड ये आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, 3 आपका थैलिक एनाइड्राइड हो गया। इस प्रकार फिर इसके थैलिक एनाइड्राइड के दूसरे के साथ आपका ग्लिसरॉल, तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके अंदर क्रॉस लिंकिंग अच्छी होती है। इसको हम लोग ग्लिसराइल थैलेट भी बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, दिस इज नोन एज ग्लिसराइल थैलेट, या इसको ग्लिप्टॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट अभी हमारा एल्किड नहीं हुआ अभी, क्योंकि इसमें भी आयल या फैटी एसिड नहीं आया है, और ये इमिसिबल हो जाता है। अगर आयल को इसमें मिला दीजिए तो आयल इसके साथ कंपेटेबल नहीं होगा इसके अंतर्गत, ये इतना हार्ड हो जाता है और ब्रिटिल हो जाता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है थोड़ी कमजोर हो जाती है आयल के साथ स्पेशली, और ये हार्डनेस की वजह से इसकी सॉल्वेंट वगैरह के अंदर भी सॉल्युबिलिटी जो है नॉर्मल सॉल्वेंट में कमजोर रहती है, इस वजह से इसको फिर हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो आयल्स, तीसरा जो रॉ मटेरियल आपका रहता है दैट इज योर आयल्स एंड फैटी एसिड्स। परसेंट ऑफ आयल ऑन नॉन वोलेटाइल बेसिस, आयल का परसेंट हम लोग डिजाइन करते हैं कि किसी भी एल्किड रेजिन का जो नॉन वोलेटाइल पोर्शन है उसमें परसेंट ऑफ आयल कितना है। उदाहरण के तौर पर सपोज करिए कि आपने एल्किड रेजिन जो है ये आपका काफ़ी विस्कस सिरप की तरीके से होता है, शहद से भी ज़्यादा विस्कस हो जाता है। तो सपोज करिए उसकी विस्कासिटी को कम कर दिया, आपने एक सिस्टम दिया जिसमें 100 kg आपका एल्किड रेजिन है और इसमें 100 kg आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, ये दोनों मिला हुआ है।
तो इसमें जो नॉन वोलेटाइल आपका इन पूरे 200 में हुआ कितना, नॉन वोलेटाइल तो आपका 50% हुआ ना, अर्थात 100 kg हुआ। तो इस 100 kg के हिसाब से फिर हम लोग आयल का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इस 100 kg में अगर 30 kg आपका आयल है तो फिर हम लोग कहेंगे कि 30% इसके अंतर्गत आयल है। ये नहीं कि 200 के ऊपर फिर हम लोग 30 को कैलकुलेट करते हैं, अर्थात ये दोनों का वजन तो 200 kg हुआ, तो 200 kg पर हम लोग 30 kg नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम नॉन वोलेटाइल पोर्शन अर्थात जो 100 kg विदाउट सॉल्वेंट जो पोर्शन है उसके ग्राउंड पर हम लोग आयल के परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। फिल्म प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन आयल लेंथ, कितना आयल है, जैसे 30% अभी हमने कहा, 40% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 60% हुआ, 80% हुआ, कितना आयल है उस आयल लेंथ पर डिपेंड करेगा। लॉन्गर आयल लेंथ मोर आयल प्रॉपर्टी, जैसे जैसे आपका आयल बढ़ता चला जाएगा, जैसे 80% आयल लेंथ का अगर कोई एल्किड आप लेंगे तो उसके अंदर उस आयल की प्रॉपर्टी डोमिनेट करने लगेगी। अगर 30% 40% आयल लेंथ का लेंगे तो उसके अंतर्गत जो आपने ऊपर बताया ग्लिसरॉल थैलेट, उसकी प्रॉपर्टी, उसको हम तो पॉलिस्टर भी कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी डोमिनेट करने लगेगी। तो इस तरीके से ये डिपेंड करेगा कि कौन सा आयल है और कितना परसेंट है आयल का, इस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे आयल्स में तो आपके पास क्या हो सकता है, ड्राइंग और नॉन ड्राइंग आयल हो सकते हैं, जैसे कि लिंसीड आयल हो सकता है, टुंग आयल हो सकता है, डीसीओ हो सकता है, और नॉन ड्राइंग आयल में आपका कैस्टर आयल हो गया, कोकोनट आयल हो गया, ठीक है। आपके पास आयल में कॉन्जुगेटेड आयल भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब जैसे टुंग आयल हो गया, नॉन कॉन्जुगेटेड में जैसे आपका लिंसीड आयल हो गया। तो इस प्रकार से ये भी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा कि आयल हम लोग कैसा ले रहे हैं। उसके बाद लिंसीड एंड टुंग, जैसे ये नीचे दिखलाया हुआ है, लिंसीड एंड टुंग क्या देगा आपको, येलोइंग दे देगा और पुअर कलर, इसमें कलर रिटेंशन भी आपका कमजोर होता है और ये येलोइंग डिफेक्ट भी देता है, अर्थात समय के साथ धीरे धीरे इसमें पीलापन आने लगता है। और डीसीयू के अंदर क्या गुण होता है, ये फेयरली गुड कलर रिटेंशन होता है, कलर रिटेंशन इसका अच्छा होता है, और ये बैक फिनिश में भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हर आयल की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टी वो एल्किड को पास ऑन करेगा, एल्किड को कंट्रीब्यूट करेगा। तो एल्किड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ आयल, कि ड्राइंग आयल एल्किड हो सकता है, सेमी ड्राइंग आयल हो सकता है और नॉन ड्राइंग आयल एल्किड हो सकता है। तो एल्किड का क्लासिफिकेशन हम लोग आयल के ग्राउंड पर भी कर सकते हैं। अब चौथा जो रॉ मटेरियल था वो था मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड्स में जैसे आपका बेंजोइक एसिड हो सकता है, पैरा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड या रोजिन एसिड्स हो सकता है। ये क्या करता है, ये मोनोबेसिक होता है, केवल एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन हो जाएगा, वहां पर रिएक्शन आपका रुक जाएगा। तो कभी कभी हमारा जिलेशन जब होने लगता है, जब लगता है कि अब ये जेल हो जाएगा मटेरियल हमारा, उसी समय हम लोग तुरंत जो है मोनोबेसिक एसिड डाल देते हैं, जो कि जाके रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है, अर्थात फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता है, तो जिलेशन से हमारा मटेरियल बच जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज टू रिड्यूस फंक्शनलिटी को रिड्यूस करने में हम लोग करते हैं, और जिलेशन को कम करने में करते हैं, जिलेशन रोकने में। इसीलिए इसको चेन स्टॉपर भी बोलते हैं। किसी भी बढ़ती हुई चेन को, पॉलीमराइज होती हुई चेन को ये रोक देगा। ये सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, और ये 5 से 10% की रेंज में डाला जा सकता है, जरूरी नहीं है डाला जा सकता है। इसको डिपेंड करेगा कि हमारा वो एल्किड है कहाँ इस्तेमाल होना है। इफेक्ट ऑफ आयल ऑन कोटिंग प्रॉपर्टी, इस पर भी थोड़ा सा देखिए, कोटिंग प्रॉपर्टी पर आयल का क्या इफेक्ट है। जैसे कि अगर आप टुंग आयल, लिंसीड आयल, डिहाइड्रेटेड कास्टर आयल, ये तीनों ही जो है इनकी ड्राइंग स्पीड जो है वो हाई होती है, तो ये क्या करेगा, लेकिन इनके अंदर डिफेक्ट भी होता है। जैसे येलोइंग जो है इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा होती है, टुंग में और लिंसीड में, और डीसीओ में भी होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि लिंसीड में होती है। इसमें ग्लास रिटेंशन हाई टू वेरी लो, प्लास्टिसाइजेशन लो। प्लास्टिसाइजेशन का मतलब हो गया कि फिल्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देना, तो फ्लेक्सिबिलिटी देने वाली प्रॉपर्टी इनमें कम होगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में अनसेचुरेशन ज़्यादा होने से वापस ये अनसेचुरेशन पर भी इनमें रिएक्शन होता रहेगा, जब हम लोग हवा में एल्किड रेजिन बेस्ड पेंट को लगा देंगे तब, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आपकी हो जाती है जो मीडियम ड्राइंग आयल होते हैं, जैसे कि सेफ्लावर हो गए, सोया हो गया, कॉटन सीड हो गया, ये मीडियम ड्राइंग हो जाते हैं। ये इसमें देखिए येलोइंग तो आपकी नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे अनसेचुरेशन कम होता जाएगा येलोइंग आपकी खत्म होती चली जाती है। येलोइंग तो आपकी नहीं होती, और इसको हम लोग किसी स्टेबलाइजर के साथ यूज भी कर सकते हैं।
कुछ ब्लूम की टेंडेंसी, अर्थात ग्लॉस इतना अच्छा ये नहीं देंगे जितना अच्छा कि ग्लॉस आपका ऊपर से मिल जाता है, ठीक है। और प्लास्टिसाइजेशन इसमें अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी ये मीडियम लेवल की होगी, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी लेकिन ठीक है। जैसे स्टील वगैरह पर आपको इस्तेमाल करना है तो ये मीडियम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लकड़ी पर इस्तेमाल करना है तो हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसमें ऑयल की परसेंटेज बढ़ानी पड़ जाती है। अच्छा, नॉन ड्राइंग ऑयल में जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इसकी जो आपकी एल्किड होगी, एक तो ये येलोइंग बिल्कुल नहीं होती है इसमें, क्योंकि नॉन ड्राइंग ऑयल में अनसैचुरेशन न के बराबर होता है। ये डिपेंड करेगा, ग्लास जो है डिपेंड करेगा कि रेजिन कौन सा इसके साथ मिलाया है, क्योंकि नॉन ड्राइंग ऑयल बेस जो एल्किड होती है वो आमतौर पर अकेले इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, उसके साथ हम लोग दूसरी रेजिन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ये सूखेगी ही नहीं ना, ये नॉन ड्राइंग होगी, कितना भी आप ड्राई डाल देंगे ये नहीं सूखेगी क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन नहीं है। तो इसलिए इसको सुखाने के लिए हम दूसरी रेजिन डालते हैं, तो जो दूसरी रेजिन होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका ग्लास। लेकिन ये आमतौर पर जो हम लोग डालते हैं क्योंकि ये सूखती नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डालते हैं, साथ प्लास्टिसाइजेशन के लिए का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अभी इस पर आगे चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। कैस्टर एंड कोकोनट ऑयल एल्किड रिक्वायर ब्लेंडिंग, ठीक है, ये ब्लेंडिंग की जरूरत पड़ती है, क्रॉस लिंकिंग विद अदर रेजिन, दूसरी रेजिन के साथ, जैसे अभी हमने आपको बताया, क्योंकि ये अदरवाइज ये सूखेंगे नहीं, तो बेकिंग फिनिश वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एल्किड क्लासिफिकेशन, अब टोटल एल्किड को देखिए हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वन वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी लॉन्ग ऑयल। अगर हम लोग किसी भी एल्किड के अंतर्गत, एल्किड में हमने आपको 3 कंपोनेंट बेसिकली बताया था, एक आपका ग्लिसरॉल बताया था, थैलिक एनाइड्राइड बताया था, एक आपको ऑयल बताया था। तो सपोज करिए ग्लिसरॉल थैलेट का परसेंटेज आपका 25% या इससे नीचे है और ऑयल का परसेंटेज अगर आपका 75% हो जाए, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग ऑयल। और लॉन्ग ऑयल में क्या होती है, 55% से ऊपर और 75% से नीचे। और मीडियम ऑयल में ये ऑयल का जो परसेंटेज होगी यहाँ पर 45% एंड अबव हो जाती है, अर्थात बाकी का जो 55% जो हो जाता है ये आपका ग्लिसरॉल थैलेट हो जाता है, ये पोर्शन हो जाता है। ऊपर बताया था ना ग्लिसरॉल थैलेट, ग्लिसरीन और थैलिक एनाइड्राइड, इसका कॉम्बिनेशन ये आपका करीब 55% के आसपास हो जाता है उस केस में। शॉर्ट ऑयल में ऑयल और आपका कम हो जाता है, अर्थात इट इज लेस देन 45%। तो देखिए, एक तो हम लोग एल्किड का जो क्लासिफिकेशन करते हैं इस ग्राउंड पर भी करते हैं कि हम लोगों ने ऑयल कितना डाला है, ऊपर हमने आपको बताया था कौन सा डाला है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कितना डाला है, क्वांटिटी क्या है। दूसरा क्लासिफिकेशन आपका हो जाता है कि ऑयल कौन सा डाल रहे हैं, जैसे ऊपर हम लोगों ने बताया था कि ड्राइंग डाल रहे हैं, ड्राइंग ऑयल को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी ये ड्राइंग ऑयल हैं अनसैचुरेशन वाले, जब इसको हवा में इसकी कोटिंग लगाई जाती है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके परऑक्साइड लिंकेज, ईथर लिंकेज और कार्बन कार्बन लिंकेज पैदा करते हैं, तो इनको ऑक्सीडाइजिंग ऑयल भी बोलते हैं। तो ये एल्किड भी जो है ऑक्सीडाइजिंग टाइप की हो जाती है। और नॉन ड्राइंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एल्किड, तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब ड्राइंग ऑक्सीडाइजिंग एल्किड के अंतर्गत थोड़ा सा देखिएगा कैसे हम लोग इसको ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग और सेमी ड्राइंग ऑयल, इसके अंतर्गत मोर देन 45% अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो ये एयर ड्राइंग हो जाएगी। ये बात गौर से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जैसे आपने इस वाली कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है, इस वाली कैटेगरी में ड्राइंग ऑयल, अगर ड्राइंग ऑयल लेते हैं तो, नॉन ड्राइंग ऑयल हम नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, ड्राइंग ऑयल अगर आप इस वाली कैटेगरी में लेते हैं तो ये एयर ड्राइंग फिनिश आपको दे देगा। और ड्राइंग और सेमी ड्राइंग ऑयल अगर ये लेस देन 45% आप लेते हैं तो ये स्टोविंग फिनिश देगा, क्योंकि ऑयल कम हो गई, अब ये हवा में नहीं सूखेगा, तो इसको हम लोग स्टोव करते हैं, अर्थात बेकिंग सिस्टम 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको ओवन में रख करके गर्म करते हैं, तो वहाँ पर ये क्योर होता है। लेकिन क्योरिंग के लिए हम लोग एक दूसरी रेजिन लेते हैं जिसके साथ इसका रिएक्शन होता है और इस प्रकार ये कोक्योर सिस्टम बनाता है, या स्टोविंग में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया ड्राइंग ऑयल की। ड्राइंग ऑयल के परसेंटेज के हिसाब से उस कोटिंग को हम लोग एंड एप्लीकेशन में कैसे लेंगे, अगर 45% से ऊपर है तो एयर ड्राइंग हो जाएगा, 45% से नीचे है तो वो स्टोविंग में चला जाएगा। अच्छा, और नॉन ड्राइंग ऑयल में देखिएगा, नॉन ड्राइंग ऑयल में अगर ये नॉन ड्राइंग ऑयल 45% से ऊपर है तो इसका इस्तेमाल प्लास्टिसाइजर के रूप में करेंगे, ठीक है, एयर ड्राइंग तो रहेगा ही नहीं है,
ठीक है, ये हवा में तो इसको सूखना ही नहीं है क्योंकि नॉन ड्राइंग आयल है इसमें। और अगर हम लोग 45% से नीचे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका कोर सिस्टम दूसरी रेजिन के साथ, जैसे अमीनो रोजिन या फिनालिक रोजिन, इसके साथ ये मिल करके यही वाला सिस्टम यहाँ पर भी इसके साथ आ जाता है। अर्थात ये बेकिंग सिस्टम में या कोल्ड क्योर सिस्टम में आपका इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अर्थात ये क्योरिंग में ही जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली कोटिंग जो है हवा में सूखेगी नहीं, और ये वाली कोटिंग आपकी हवा में सूखेगी। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ वेरियस आयल लेंथ, अभी जो हमने आपको ऊपर बताया उसमें देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा किस तरीके से रिएक्शन करवाया हुआ है। अगर इस ए को आप देखेंगे तो यहाँ पर मोलर रेशियो ए ये दिखलाया हुआ, इस ए के अंदर थैलिक एनहाइड्राइड जो है ये आपका 3 मोल लिया हुआ है, जैसे 1 2 3, ठीक। और ग्लिसरॉल आपका 2 लिया हुआ है, एक ग्लिसरॉल आपका ये है और एक ग्लिसरॉल आपका ये है, 2 लिया हुआ है। बाकी के ना तो इसमें फैटी एसिड्स और ना ही इसमें आयल है, तो ये आपका टोटली हो गया ग्लिसराइल थैलेट, क्योंकि इसमें आयल नहीं है। तो ये आपका एल्किड नहीं कहलाएगा, लेकिन एक फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, एक समझने के लिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आप आइए बी में। बी जो है ये शॉर्ट आयल एल्किड आपका हो जाता है। शॉर्ट, इसमें करीब करीब 37-35% आपका आयल लेंथ होती है। तो इसमें देखिए इसका ये यहाँ पर बी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिएगा, इसमें 5 मोल आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, 4 मोल आपका ग्लिसरॉल है और 2 मोल आपका फैटी एसिड है। 5 मोल तो आपका ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड और 4 मोल आपका ग्लिसरॉल हो गया, 1 2 3 4, और 2 मोल आपका फैटी एसिड्स हो गया। इसी प्रकार सी को देखिए, सी ये मीडियम आयल है, ये करीब 55-60% के आसपास है। इसके अंतर्गत देखिए सी के अंतर्गत थैलिक एनहाइड्राइड सब एक रेशियो में लिया हुआ है, एक एक करके। अर्थात अगर ये 5 ये है, 5 थैलिक एनहाइड्राइड है तो 5 ही आपका ग्लिसरॉल हो गया, 2 और 5 ही आपका फैटी एसिड्स हो गया, ठीक है। तो इनके रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये 1:1 हो गया। अब डी को देखिए, डी जो है वेरी लॉन्ग आयल, इसमें 80-82% तक आयल लेंथ हो जाती है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर हम लकड़ी वगैरह के उस पर सतह पर करते हैं। लकड़ी के मकान जो होते हैं उसमें अच्छा इस्तेमाल होता है इसका, क्योंकि एक तो लकड़ी के लिए ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है, दीमक वगैरह भी नहीं लगने देता है, और लकड़ी के पोर्स के अंदर ये प्रवेश करके लकड़ी को सड़ने से भी, लकड़ी को पानी को पेनिट्रेट होने से लकड़ी में बचाता है ये। तो इसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर करते हैं जो वेरी लॉन्ग आयल लगती है। इसके अंदर देखिए सभी एक एक आपका हो जाता है, अर्थात सभी यहाँ पर 5-5 है, 5 ये भी है और 5 आपका ग्लिसरॉल भी है और 5 ही आपका आयल भी है, ठीक है, 5 ही आपका फैटी एसिड्स भी है। तो सभी आपके 5-5 हो जाते हैं। अब इसका क्या यूज है आगे हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, ये थैलिक एनहाइड्राइड का, ये ग्लिसरॉल का है और ये फैटी एसिड्स का। अब जिलेशन एंड कैराथोर्स इक्वेशन, इसको थोड़ा समझिएगा। जेल क्यों होती है चीजें ना, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पी इज डिफाइंड, किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट को, जैसे ऊपर भी हमने आपको दिखलाया। सपोज करिए कि एक सिस्टम आपने लिया, यही वाला सी वाला सिस्टम ही थोड़ी देर के लिए ले लीजिए। इसके अंतर्गत 5 मोल आपका थैलिक एनहाइड्राइड है और 5 मोल आपका आयल का है और 5 ग्लिसरॉल का है और 5 आपका फैटी एसिड्स का है, ठीक है, ये तीनों है। तो अब इनके अंतर्गत जब ये सारी चीजें डाल देते, 5-5 मोल ही मान लीजिए डाला आपने, तो हो सकता है कि एक ही ये प्रोडक्ट, एक ही रेजिन ये बना दे, एक मॉलिक्यूल ये बना दे, या हो सकता है किसी में 3 चला जाए, किसी में 2 चला जाए, इस तरीके से बना ले। तो इस प्रकार से जो हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हमने अभी रिएक्शन चालू किया, उसमें सपोज करिए 1000 थैलिक एनहाइड्राइड लिया, 1000 ग्लिसरॉल लिया और 1000 फैटी एसिड्स लिया। तो इस तरीके से लेकर सारी चीजें डाल के रिएक्शन चालू किया। थोड़े समय बाद हमने देखा कि भाई किस एक्सटेंट तक ये रिएक्शन हो गया है। तो ये जानने के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैरोथर ने बताया था कि ये उसने एक इक्वेशन डेराइव किया था स्पेशली एल्किड के केस के लिए, कि एल्किड में किसी भी एक्सटेंट पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितना रिएक्शन हो चुका है ये हम लोग जान जाएंगे। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इससे हमें हेल्प ये मिल जाती है, अगर आपको ये पता हो कि कितने मॉलिक्यूल्स आप डाल रहे हैं तो ये आपको ये बता देगा कि ये जेल होगा कि नहीं होगा और किस एक्सटेंट पर जा करके ये जेल होगा। क्योंकि देखिए जेल को हमें बचाना है, हमारा प्रोडक्ट जेल नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में।
तो उसके बचाने के लिए ये सब प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूलेशन में क्या दिखलाया हुआ, P इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड N0 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली प्रेजेंट। शुरू में आपने कितने मॉलिक्यूल लिए, 1000 थैलिक एनाइड्राइड के लिए, 1000 ग्लिसरीन के लिए और 1000 मान लीजिए फैटी एसिड्स के लिए, अर्थात 3000 मॉलिक्यूल इनके लिए। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद पता चल रहा है कि आधे घंटे के बाद से रिएक्शन के उसमें पता चल रहा है कि 100 मॉलिक्यूल आपके थैलिक एनाइड्राइड रह गए, 50 मॉलिक्यूल आपके ये रह गए, 50-100 ग्राम वो रह गए, मान लीजिए इस तरीके से कुछ बच गया, तो वो हमारा कितने बच गए ये बताता है। अब यहाँ पर एज पर कैरोथर्स डेफिनेशन जेल पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये मान लिया जाता है कि N0 इज वेरी लार्ज। जो इनिशियल मॉलिक्यूल लिया 1000 या 3000 आपने मॉलिक्यूल लिया, लास्ट में जेल पॉइंट के ऊपर ये 3000 के कंपैरिजन में 3 या 4 मॉलिक्यूल आपके मुश्किल से बचे, ऐसा थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए। अर्थात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट अनरिएक्टेड एट द स्टेज ऑफ जिलेशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू इनिशियल मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग इस n को अगर 0 मान लेते हैं, इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है तो इसको 0 मान लेते हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर इसको n को अगर 0 रख देते हैं तो P विल बी इक्वल टू 2N0 अपॉन N0 इंटू F एवरेज। ठीक है, ये फंक्शनलिटी एवरेज है, तो ये N0 से कट गया, तो अर्थात 2 अपॉन F एवरेज ये आपका आ गया, ये चीज आपकी आ जाएगी। ये कैरोथर्स का बेसिकली इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स दिस इज एट जेल पॉइंट, जेलेशन पर पहुंचने पर। तो ये कब आपका होगा, इसमें एक चीज और देखिएगा, इफ F एवरेज इज मोर देन 2, अर्थात ये जो आपका एवरेज है अगर 2 से ज्यादा हो गया तो P क्या हो जाएगा, P विल बी लेस देन 1, P लेस देन 1 हो जाएगा। अर्थात ये कंपोजिशन 100% पर जेलेशन नहीं होगा, उसके पहले ही जेल हो जाएगा। द कंपोजिशन विल जेल बिफोर रिएक्शन हैज रीच कंप्लीशन, कंप्लीशन पर नहीं पहुंचेगा, कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा, 100% नहीं होगा, और ये बीच में ये रिएक्शन हो जाएगा। आप इसको चाहें तो एक ट्रायल करके देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखलाया हुआ है। सपोज करिए बी रेजिन ये लिया है, ये बी रेजिन है आपकी, ये बी रेजिन आपने लिया। इस बी रेजिन के अंतर्गत यहाँ पर देखिए 542 है, तो यही हमने यहाँ पर लिया हुआ है। थैलिक एनाइड्राइड हमारा 5 मोल है, ग्लिसरॉल 4 मोल है और फैटी एसिड 2 मोल है। टोटल हमारे पास 11 नंबर ऑफ मोल्स आ गए इन द बिगनिंग। थैलिक एनाइड्राइड की फंक्शनलिटी हमारी 2 होती है, ये पता होगा। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 3 होती है, फैटी एसिड में 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, 1 होती है। तो इन दोनों का हम एवरेज यहाँ पर निकाल रहे हैं। एवरेज निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो टोटल जो हमारे पास 24 फंक्शनल ग्रुप आ गए। ये 11 मॉलिक्यूल में है, तो हमारी एवरेज कितना हो गया 24 अपॉन 11, तो ये 2.18 एवरेज हो गया। अब यहाँ पर पी एट जिलेशन देखिए क्या है, 2 अपॉन 2.18, 92%। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये 92% पर ही ये जेल कर जाएगा, 100% रिएक्शन इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मान के कभी मत चलिएगा कि अगर आपने जितने भी रॉ मटेरियल डाले हैं वो सारे के सारे रिएक्शन कर ही जाएंगे, नहीं करेंगे। एक स्टेज, इस स्टेज के बाद से अब इसमें रिएक्शन नहीं होगा, यहीं पर आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया, जेल कर गया, अब आपके लिए बेकार हो गया। अब आप इसको इस स्टेज पर तो लाना ही नहीं है आपको, इसके ऊपर वाली स्टेज छोड़ दीजिए। तो अगर आप चाहें तो एक ट्रायल आप कर लीजिएगा, सभी का आप पी जेल आप निकाल लीजिएगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आप सभी में निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ये 100% तक ये रिएक्शन कर सकता है। इसके अंतर्गत ये 92 है, इसके अंतर्गत और भी कम आएगा। ठीक है, ये आप इसे निकाल सकते हैं इसको। सो एल्किड इज प्रिपेयर्ड विथ हाईएस्ट। एल्किड में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो भी हम एल्किड बना रहे हैं उसमें एक तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक, ये हमारा एक टारगेट होगा। तो इसी टारगेट को मीट आउट करने के चक्कर में तो हम जेल कर जाते हैं, ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में हम रिएक्शन को कराते चले जाते हैं, बाद में एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जेल हो जाता है। तो हमें जेल नहीं होना है, लेकिन हमें हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट भी चाहिए। ठीक है, और एसिड वैल्यू भी हमारी बहुत कम चाहिए। भाई आपका एसिड वैल्यू किससे मिल रहा है, एक तो एसिड वैल्यू आपकी फैटी एसिड से मिलेगी कार्बोक्सिल ग्रुप से, और एक आपकी थैलिक एनाइड्राइड से मिलेगी।
ये दोनों पूरी तरीके से रिएक्शन हो जाएंगे तो आपकी जीरो एसिड वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये पूरी तरीके से रिएक्शन नहीं हो पाते हैं। पूरी तरीके से होने के लिए 100 हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन चाहिएगा, तो लोएस्ट हमें एसिड वैल्यू भी चाहिए। अर्थात हम कोशिश ये करते हैं एल्किड के अंतर्गत द एसिड वैल्यू शुड बी लेस देन 10 से ये कम रहे इसकी एसिड वैल्यू, क्योंकि जितनी कम एसिड वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट का उतना ही अच्छा उपयोग होगा। यद्यपि जीरो एसिड वैल्यू को हम लोग नहीं प्रीफर करते, लेकिन 4, 5, 6, 7 यहाँ तक अगर हमें एसिड वैल्यू मिल जाती है किसी भी रेजिन की, तो दैट इज वेरी गुड रेजिन, और इसके अंदर जिलेशन भी नहीं होना चाहिए। तो एल्किड के प्रिपेयर करने में हमें इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट्स ऑफ OH आपको यहाँ से मिल रहा है, एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बोक्सिल आपको यहाँ से मिल रहा है, पॉलीबेसिक एंड मोनोबेसिक फैटी एसिड्स। ठीक है, इनका रेशियो आपको 1 लेकर के चलेंगे, अर्थात ये पूरा रिएक्शन कर जाए। अगर बराबर मॉलिक्यूल होंगे तो ये इक्विवेलेंट बराबर होंगे तो आपको 1 होगा प्रैक्टिकली टू अवॉइड जिलेशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, जिलेशन को अवॉइड करने के लिए द अबव रेशियो इज टेकन मोर देन 1, इस रेशियो को हम लोग 1 से ज़्यादा लेंगे। 1 से ज़्यादा आप कैसे ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा आप ले सकते हैं जब इक्विवेलेंस ऑफ OH, ये OH की थोड़ी सी क्वांटिटी आप ज़्यादा ले लें। ठीक है, ऊपर OH जो है ज़्यादा लेंगे और नीचे कार्बोक्सिल, अर्थात जितनी हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है थियोरेटिकली ग्लिसरॉल की, उससे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, ताकि ये तो सारे ये रिएक्शन आपके कर जाएंगे, अर्थात एसिड वैल्यू आपकी काफ़ी कम आ जाएगी ग्लिसरॉल की वजह से। ये हमारा एक वे होता है एल्किड रेजिन बनाने का। ठीक है, अब एल्किड मैन्युफैक्चरिंग, अब हम लोग एल्किड रेजिन बनाएंगे। ठीक है, फार्मूलेशन हमने कर लिया, ठीक है, समझ लिया कि हमें क्या करना है, और अब हम एल्किड रेजिन बनाना चले। एल्किड रेजिन बनाने के देखिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक फैटी एसिड प्रोसेस होता है, एक मोनोग्लिसराइड प्रोसेस होता है। अभी ये इनका डिटेल हम बता रहे हैं, और 2 ही मेथड होते हैं, एक होता है फ्यूजन मेथड, एक होता है सॉल्वेंट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि फैटी एसिड प्रोसेस आपका क्या होता है। फैटी एसिड प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर हमने आपको बताया था रॉ मटेरियल के अंतर्गत कि आप या तो फैटी एसिड ले सकते हैं या आप आयल ले सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी के आपके रॉ मटेरियल क्या था, थैलिक एनहाइड्राइड था और ग्लिसरॉल था, ये आपके थे। ये इसके अलावा तीसरा रॉ मटेरियल आपके पास ऑप्शनल है, लेकिन फैटी एसिड प्रोसेस में हम लोग फैटी एसिड ही लेंगे, यहाँ पर आयल नहीं लेंगे। तो ऑल इंग्रेडिएंट फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड थैलिक एनहाइड्राइड, ये हम लोग एक रिएक्शन केटल में ले लेते हैं, और उस रिएक्शन केटल के अंदर टेम्परेचर 210 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। और इस टेम्परेचर पर ले जाने के बाद से जब हमारा रिक्वायर्ड एसिड वैल्यू प्राप्त हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर भी हम लोग रिएक्शन तभी बंद कर रहे हैं जबकि हमारा एसिड वैल्यू आ जाता है, एंड विस्कोसिटी भी जो हमारी रिक्वायर्ड है वो आ जाए, तब हम इस रिएक्शन को बंद कर देते हैं। जो ये केटल होती है ये आयरन या स्टेनलेस स्टील की होती है, इसमें हम लोग इनर्ट गैस देते हैं जिससे कि कलर खराब ना हो, एजिटेटर लगा होता है, हीटिंग हम लोग करते हैं आयल गैस या इलेक्ट्रिसिटी से। केटल आमतौर पर देखिए एक इस तरीके का एक वेसल होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इसमें आपका एक स्टरर होता है। ठीक है, और इसके अंदर टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मोकपल लगा रहता है। ठीक है, और इसके बाद से एक गैस देने के लिए गैस का इनलेट और गैस का आउटलेट यहाँ पर लगा रहता है। एक व्यूइंग मिरर होता है जिससे कि हम लोग देखते हैं ये पूरा क्लोज रहता है। ठीक है, और हीटिंग के लिए कई तरीके की हीटिंग होती है, तो जैकेटेड होता है, अर्थात उसके ऊपर एक जैकेट लगा रहता है पूरा, और इसके अंतर्गत हम लोग हीटिंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। और एक होता है अंदर ही जो है पूरी की पूरी स्पाइरल जो है ट्यूब लगी रहती है जिसके मार्फत हम लोग आयल जो है वो फ्लो करवाते रहते हैं। तो इस तरीके से ये हीट करने के लिए और एजिटेटर के लिए, इनर्ट गैस के लिए ये बंदोबस्त रहता है। ये आपकी केटल कहलाती है। अच्छा, मोनोग्लिसराइड प्रोसेस में क्या करते हैं, मोनोग्लिसराइड प्रोसेस में हम लोग फैटी एसिड नहीं लेते, यहाँ पर हम लोग आयल लेते हैं। तो आयल क्या करता है, ये सबसे पहले ये मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। आपको ध्यान होगा कि आयल की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था, आयल इज बेसिकली ट्राइग्लिसराइड ऑफ फ्री फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड होता है ना फैटी एसिड, तो अर्थात इसमें जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लिसरीन के होते हैं वो ये रिएक्शन कर जाते हैं 3
आपके फैटी एसिड के साथ, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड बना देता है। सपोज करिए कि एक ही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में एक ही जो है इसके साथ रिएक्शन किया, तो ये आपका जहां पर एक केवल फैटी एसिड जुड़ेगा, ये आपका कहलाएगा मोनोग्लिसराइड। तो ये मोनोग्लिसराइड प्रोसेस है, अर्थात हम लोग पर्पज यहाँ पर क्या है, हमारा पर्पज ये है कि हम लोग आयल और ग्लिसरॉल को पहले गर्म करते हैं एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो ये आयल, ये ग्लिसरॉल हो गया और ये आपका आयल हो गया। यहाँ ग्लिसरॉल लिया और इस ग्लिसरॉल के साथ आयल लिया, आयल आपका ये है, ठीक है, और ये आपका ग्लिसरॉल है। ठीक, सपोज करिए आपने 2 मॉलिक्यूल इसका ले लिया और 1 मॉलिक्यूल इसका लिया, तो आपका मोनोग्लिसराइड कैसे बन जाएगा, इसमें आपका 2 ऊपर आ गया, 1 R यहाँ आ गया। ठीक, इसी प्रकार इस तरीके के आपके 3 मॉलिक्यूल आपके बन जाएंगे इनसे। ठीक है, 3 बन जाएंगे ना ये, तो ये 3 जो मॉलिक्यूल आपके बन जाएंगे, ये 3 मॉलिक्यूल ये कहलाएंगे आपके मोनोग्लिसराइड। तो यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये हमारा मोनोग्लिसराइड बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बनाते हैं, ये इसलिए बना लेते हैं कि अदरवाइज जो ग्लिसराइल थैलेट है, अर्थात जो ग्लिसरीन और थैलिक एनाइड्राइड वैसे रॉ मटेरियल के रूप में डाल रहे हैं, वो आपस में ही रिएक्शन कर जाएंगे, इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को पैदा करते हैं, जिससे कि ये जो है थैलिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करें, तब जाकर के आपका एल्किड रेजिन बन पाएगा। अदरवाइज अगर आप आयल के साथ थैलिक एनाइड्राइड और ग्लिसरॉल लेकर के आप डायरेक्ट कुकिंग कर देंगे, तो ये ग्लिसरॉल थैलेट तो बन जाएगा और आयल सेपरेट हो जाएगा, आयल नहीं निकल पाएगा, उसमें जुड़ नहीं पाएगा। इसको 225 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। अगर मोनोग्लिसराइड बना कि नहीं बना ये देखने के लिए 3 पार्ट अल्कोहल और 1 पार्ट इसका मोनोग्लिसराइड का लेकर के इनको चेक करते हैं। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है उसके अंतर्गत, तो हम समझ लेते हैं कि मोनोग्लिसराइड बन गया। तो उसके बाद से फिर हम लोग इसके अंदर थैलिक एनाइड्राइड डालते हैं धीरे धीरे, और इसको फिर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज कर देते हैं, और तब तक इसको गर्म करते हैं जब तक इसमें रिक्वायर्ड एसिड वैल्यू और विस्कोसिटी हमें प्राप्त न हो जाए। जब ये प्राप्त हो जाती है तो फिर हम इस रिएक्शन को रोक लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रिएक्शन को हीटिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से ये तो हो गया, ये जैसे हमने आपको बता दिया, ये सब फ्यूजन प्रोसेस से बता दिया। इसके अंतर्गत ये सभी मटेरियल लेके हम लोग डायरेक्ट गर्म कर देते हैं। ये जो ऊपर हमने आपको 2 मेथड बताए थे ना, ये फ्यूजन मेथड और सॉल्वेंट मेथड। तो फ्यूजन मेथड में ये तो हम सब डायरेक्ट ले करके उसको हीट कर देते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट मेथड में क्या होता है, सॉल्वेंट मेथड में क्या होता है कि एक सॉल्वेंट भी हम लोग उसमें लेते हैं, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। यद्यपि सॉल्वेंट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन सॉल्वेंट की वजह से एक यूनिफॉर्म रिएक्शन होता है, एक होमोजीनियस रिएक्शन होता है। आप रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें लोकलाइज हीटिंग नहीं होती है कि कहीं पर अचानक जो है टेम्परेचर 250 से 300 बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। जब सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है तो वो पूरा चालू रहता है, तो पूरा मोशन में रहता है, लिक्विड अवस्था में होने की वजह से उसकी लोकलाइज हीटिंग नहीं होती और रिएक्शन प्रॉपर होता है। इसमें करीब 10% हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, और आमतौर पर जाइलिन टाइप के सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें कि वाटर की मिसिबिलिटी ना हो, वाटर सेपरेट हो जाए, जिसको कि वाटर को हम लोग निकाल के बाहर कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल, रिएक्शन का कंट्रोल इसमें अच्छा होता है। दिस इज स्पेशली वेरी सुटेबल फॉर शॉर्ट आयल एल्किड, उस आयल एल्किड के लिए जिसमें जिलेशन के चांसेस थे, जिसमें हमने आपको 92% या 80% पर जल होने की संभावना व्यक्त किया था, उस तरीके के रिएक्शन के लिए ये अच्छा होता है। अब यहाँ पर जो हम बार बार कह रहे हैं विस्कोसिटी और एसिड वैल्यू, इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये आपका, ये जो ग्राफ आपका है, ये एसिड नंबर का है। शुरू में ये एसिड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जब हमारा रिएक्शन यहाँ से जब चालू होता है उस समय एसिड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय कोई भी रिएक्शन हुआ नहीं रहता है। थैलिक एनाइड्राइड इसमें पड़ा हुआ है, और मोनोबेसिक एसिड भी पड़ा हुआ है, फैटी एसिड भी पड़ा हुआ है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अलग पड़ा हुआ है, तो एसिड नंबर इस समय पूरा का पूरा रहता है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन चलता है ये एसिड नंबर ड्रॉप होता है, ये एसिड नंबर गिरता गिरता ये देखिए कहाँ तक, ये यहाँ तक, समय के साथ धीरे धीरे ये काफ़ी नीचे आ जाता है एसिड नंबर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन दिखला गया है, ये रेजिन के ए रेजिन, बी रेजिन, सी रेजिन और डी रेजिन, ये रेजिन कौन सी है, ये यहाँ पर, ये ए रेजिन, बी रेजिन, सी रेजिन और डी रेजिन, ये रेजिन है आपके, इनके लिए यहाँ पर ये ग्राफ बनाया हुआ है। तो ए रेजिन जो शॉर्ट आयल एल्किड है, उसमें देखिए ये रिएक्शन इतना तेजी से होता है कि ये बहुत तेजी से ये
जेल हो जाता है। विस्कासिटी, ये विस्कासिटी के साथ है, इसकी विस्कासिटी बहुत जल्दी ही इतनी तेजी से इतना बढ़ जाती है और इसके जेल होने की पूरी संभावना रहती है। बी वाला रिएक्शन थोड़ा सा इससे स्लो होता है, लेकिन इसमें भी जेल होने की संभावना रहती है, इसकी भी विस्कासिटी बढ़ जाती है। और सी में देखिए एक लंबे समय तक जो है इसकी विस्कासिटी बढ़ती रहती है, लेकिन जेल होने की संभावना इसमें कम रहती है। और इसके अंतर्गत तो ऑलमोस्ट जेलेशन नहीं होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा तब इसके फिर अनसेचुरेशन, जो फैटी जो आपने ऑयल लिया उस ऑयल के अनसेचुरेशन पर रिएक्शन होने लगता है, इसलिए ये जेल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ जो है यहाँ पर दिखलाया गया है, जिसको कि हम बार बार ऊपर कह रहे थे कि जब हमारी रिक्वायर्ड विस्कासिटी और एसिड वैल्यू आ जाए, जैसे एसिड वैल्यू आ गई, विस्कासिटी अगर नहीं आई तो आप थोड़ा सा देर तक आप हीट कर सकते हैं उस विस्कासिटी के लिए, फिर वो अनसेचुरेशन पर रिएक्शन होकर के विस्कासिटी भी आपकी आ जाती है। तो इस प्रकार हमारी रिक्वायर्ड विस्कासिटी भी होना बहुत जरूरी होता है इसमें। यहाँ पर एक टाइप्स ऑफ एल्किड सिंथेसिस वैसे आपको दिखलाया हुआ है स्ट्रक्चर के रूप में। मोनोग्लिसराइड प्रोसेस, जैसे हमने आपको ऊपर बताया था, सबसे पहले मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे दिखलाया हुआ है, ये आपका एक ग्लिसरॉल है और ये आपका आयल है, ठीक है। एक आयल लिया हुआ है, इसमें देखिए ये 3 आयल की फैटी एसिड जुड़ी हुई, R1, R2, R3। ये लिंसिड आयल है। इस लिंसिड आयल में लिनोलेइक एसिड होता है, ओलिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड होता है, और इसको एक ग्लिसरॉल के साथ हमने गर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका वो है कैटलिस्ट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात अल्कली कैटलिस्ट लेते हैं, लिथार्ज भी लेते हैं, लाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इसको जब गर्म करते हैं तो ये देखिए ये आपका मोनोग्लिसराइड बन गया है इस तरीके से। फिर इस मोनोग्लिसराइड को फिर हम लोग थैलिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब आपका एल्किड रेजिन बन जाता है। तो इस प्रकार ये एल्किड रेजिन बनाने के लिए दिस इज द मोनोग्लिसराइड प्रोसेस, अर्थात पहले आयल को आपने ब्रेक किया, अर्थात 2 स्टेज प्रोसेस है, ट्रांसस्टिफिकेशन एंड डायरेक्ट स्टिफिकेशन। ये डायरेक्ट स्टिफिकेशन हो गया, ये ट्रांसस्टिफिकेशन हो गया, अर्थात लिंकेज आपको बता दें R1, R2 आपका अलग अलग उस पर चला जाता है। जैसे एक R यहाँ आ गया, इस तरीके के 3 मॉलिक्यूल आपके बन जाएंगे, ये किसी में R1 होगा, किसी में R2 होगा, किसी में R3 होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन करके एल्किड रेजिन आपको बनाते हैं। और फैटी एसिड प्रोसेस में क्या है कि आप फैटी एल्कोहल ले लेते हैं, फैटी एसिड ले लेते हैं और ग्लिसरॉल ले लेते हैं और थैलिक एनाइड्राइड, ये सब एक ही साथ ले लेते हैं, आप एक ही साथ लेके गर्म करते हैं, आपका ये बन जाता है। लेकिन इसमें अगर तीनों आपने एक साथ लिया, थैलिक एनाइड्राइड भी आपने मान लीजिए उठा के यहाँ रख दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ये थैलिक एनाइड्राइड इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा ग्लिसरीन के साथ, और रिएक्शन करके ग्लिप्टॉल बना देगा, ग्लिसराइल थैलेट बना देगा। आयल का रिएक्शन इसमें हो ही नहीं पाएगा। जब आयल का रिएक्शन नहीं होगा तो आयल सेपरेट हो जाएगा और ग्लिसराइल थैलेट सेपरेट हो जाएगा। तो ये कमी की वजह से हम मोनोग्लिसराइड प्रोसेस में सबसे पहले मोनोग्लिसराइड बनाते हैं, उसके बाद से फिर रिएक्शन थैलिक एनाइड्राइड का करवाते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ एल्किड, अब ये देखिए एल्किड की वर्सेटिलिटी में ये भी एक पार्ट होता है कि कितनी सारी रीजन के साथ इसके कंपेटिबिलिटी होती है, उसकी वजह से भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है डेवलप हो जाती है। जैसे आप इसको मैलिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, स्टर्गम के साथ आप मॉडिफाई कर सकते हैं, फिनालिक रेजिन के साथ कर सकते हैं, स्टाइरिन के साथ स्टाइरिनेटेड एल्किड बना सकते हैं आप, सिलिकॉन रेजिन के साथ मॉडिफिकेशन इसका हो जाता है, नाइट्रोसेलुलोज में इसको मॉडिफिकेशन के रूप में ले लेते हैं, विनाइल रेजिन है, अमीनो रेजिन है, क्लोरीनेटेड रबर है, पॉलीएमाइड है, पॉक्सी है, ऑलमोस्ट सारी रेजिन के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी पैदा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल का वेरिएशन बहुत है, तो हम उसको चेंज करके कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लॉन्ग आयल एल्किड आपका नाइट्रोसेलुलोज में नहीं कंपेटिबल होगा, शॉर्ट आयल एल्किड आपका इसके साथ कंपेटिबल हो जाएगा। तो नाइट्रोसेलुलोज में अगर डालना होगा तो हम शॉर्ट आयल एल्किड बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कहाँ पर किस रेजिन के साथ इस्तेमाल करना है और हमारी एंड रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम एल्किड रेजिन को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन में आप देखिए कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। एल्किड रेजिन आर कैरेक्टराइज्ड बाय गुड एडिशन, ड्राइंग प्रॉपर्टी। यूजेज ऑफ 3 टाइप ऑफ एल्किड रेजिन आर एज फॉलोज। लॉन्ग आयल एल्किड रेजिन 3 तरीके की बताए थे ना, लॉन्ग आयल, मीडियम आयल और शॉर्ट आयल। लॉन्ग आयल एल्किड रेजिन का एक्सटीरियर पेंट वगैरह में हम लोग करते हैं, जैसे दीवारों पर लगाने वाला पेंट हो गया, मरीन पेंट में, मरीन लाइन के अंदर जैसे शिप वगैरह के ऊपर भी इसको लगाते हैं, स्पेशली ऊपर की सतह पर। ये जो है इसका बहुत अच्छा यूवी रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा होता है लॉन्ग आयल के एल्किड का। मेटल मेंटेनेंस पेंट में करते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल वगैरह जैसे हो गए, इन सबों में भी हम लोग इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और वाइडली यूज इन क्लियर लेकर्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मीडियम आयल एल्किड, ये एयर ड्राइंग, इसमें 2 तरीके के हो सकते हैं, एयर ड्राइंग
और बेकिंग टाइप के, दोनों तरीके के हो सकते हैं। लॉन्ग आयल एल्किड जो होते हैं वो बेकिंग में नहीं जाते हैं, मीडियम आयल एल्किड दोनों में जा सकते हैं। शॉर्ट आयल बेकिंग में ही जाएगा, एयर ड्राइंग में नहीं जा पाएगा। तो एयर ड्राइंग टाइप इज यूज एज द स्टैंडर्ड व्हीकल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। फास्ट ड्राइंग हो जाएगी ना इसकी, तो इसलिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम लोग इसको ले लेते हैं। जैसे प्राइमर वगैरह में है या अंडर कोट वगैरह में है, मेंटेनेंस पेंट में, मेंटेनेंस पेंट का रिपेयर वगैरह सर्विसिंग के लिए, जैसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। मेटल फिनिशेज में, इन सबों में आप मीडियम आयल एल्किड को ले लेते हैं। और मीडियम आयल नॉन ड्राइंग का अगर बना हुआ हो आयल का, तो उसके अंतर्गत ये प्लास्टिसाइजर में ही ये जाएगा, फिर ये किसी कोटिंग में ऐसे नहीं जाएगा। एज अ बाइंडर या एज अ फिल फार्मर ये वैसे नहीं जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल प्लास्टिसाइजर के रूप में ये चला जाएगा। और शॉर्ट आयल एल्किड को दिस इज एयर ड्राइंग टाइप, और ये अगर एयर ड्राइंग टाइप का है तो इसको हम लोग बेकिंग प्राइमर में या एनएमएल्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग फिनिश में इसको ले लेते हैं। और अगर ये नॉन ड्राइंग टाइप का है शॉर्ट आयल एल्किड, तो ये प्लास्टिसाइजिंग के रूप में जाएगा, ये प्लास्टिसाइजर के रूप में जाएगा। इस तरीके से हम लोगों के ये डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट एप्लीकेशन हो गए, ये आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गए डिफरेंट टाइप के रीजन्स के। और हर टाइप के अंतर्गत भी हमारा सब टाइप्स हैं, जैसे शॉर्ट आयल में एयर ड्राइंग, नॉन ड्राइंग, फिर उसके अंतर्गत किस आयल से बना हुआ है, तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे वेरिएशन हमारे पास हो जाते हैं। और इसमें वैसे तो काफ़ी कुछ प्रोडक्ट इसमें बन भी चुके हैं, जैसे हाई सॉलिड्स एल्किड इससे बनाया जा सकता है, वाटर सॉल्युबल या वाटर रिड्यूसिबल पेंट वगैरह इसको बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से और भी इसकी बहुत सारी वर्सेटिलिटी है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये होगा कि एल्किड रेजिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेजिन अमॉन्ग ऑल द रेजिन, और 50 से 60% टोटल पेंट इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली रेजिन में एल्किड रेजिन अपना स्थान रखती है। इसके साथ ही ये हमारा एल्किड रेजिन का चैप्टर जो है खत्म होता है।